भाई पहले बस छोटी छोटी चीजें रिकॉल करा देता हूँ जो हमारे काम की थी। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने अपने सुपर पोजिशन ऑफ वेव स्टार्ट कर लिया था। और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में मैंने तुम्हें कंडीशंस बता दी थी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो फिर से मैं डिस्कस कर लेंगे, बस रिकॉल कर लेंगे क्या क्या कंडीशन थी सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सबसे पहले अगर मैं इंटरफेरेंस चाहता हूं तो हमारे पास किस टाइप की वेव्स होनी चाहिए। भाई बताओ, अगर हम इंटरफेरेंस चाहते हैं तो हमारे पास किस टाइप से दो वेव्स कोहेरेंट। होनी चाहिए। वेरी गुड। हमारे पास कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। और क्या कंडीशन होती है कोहेरेंट वेव्स की। सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। वेरी गुड, कि भैया सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ, क्योंकि एक ही बात है। और अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ रखेंगे तो उससे हमारे पास जो भी फेज डिफरेंस आएगा या पाथ डिफरेंस आएगा वो या तो जीरो आएगा या फिर हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये कंडीशन है हमारे पास कोहेरेंट वेव्स की। उसके बाद हमने डिराइव कर ली थी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन। तो कंस्ट्रक्टिव में हमें पता है कि यार हमारे पास जो कॉस फाई का टर्म है, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया था। आई नेट इज इक्वल्स टू आई 1 प्लस आई 2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाइव। और मैंने आपको बताया था कि यही हमारे पास जो लास्ट टर्म है ये डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि हमारे पास जो सुपरपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। इसलिए इस टर्म को हम कहते थे इंटरफेरेंस पैटर्न। तो मेरे को अब कंडीशन याद दिला दो कि अगर मैं कंस्ट्रक्टिव चाहता हूं तो हमारे पास कॉस फाइव की वैल्यू कैसी होनी चाहिए। सो पॉजिटिव। वेरी मैक्सिमम और गुड। पॉजिटिव। मैक्सिमम होनी चाहिए और वो मैक्सिमम होगी +1। तो हमारे पास इससे कंडीशन आ गई थी कि हमारे पास फेज डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए। फेज डिफरेंस होना चाहिए भाई या तो 0 डिग्री, फिर कितना 2 पाई, 4 पाई। और पाई। मतलब ये हो गया था इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई को हमने लिख दिया था 2n पाई। फिर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने किया था कि भैया एक रिलेशन है बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। कि भैया पाथ डिफरेंस की हेल्प से या फेज डिफरेंस की हेल्प से मैं कोई दूसरी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसी से हमने कंडीशंस डिराइव कर ली थी कि क्या कंडीशन है पाथ डिफरेंस की फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एन सर लैम्डा। एन लेमडा। वेरी गुड। जहां पे एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी। जीरो। जीरो जीरो से वन टू स्टार्ट वन। होगी। वेरी जी गुड। सर। बहुत बढ़िया। मतलब रिवाइज है भैया बच्चों का आज। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस डिस्ट्रक्टिव। रिपिन रुक जाओ, हाँ चलो ठीक है, मेरे को लगा स्क्रीन फिर से हैंग हो गई। इसके बाद बात करते हैं अब डिस्ट्रक्टिव की। डिस्ट्रक्टिव में हमें पता है हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब कॉस फाइव की वैल्यू हमारे पास -1 होनी चाहिए मिनिमम। तो ये कौन कौन से एंगल पे -1 आती है। सो पाए, पाई। 3 पाई, फाइव और पाई। 5 पाई। ऑड मतलब ऑड मल्टीपल। मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो अगर ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी। सर 2n - 1 इंटू पाई। वेरी गुड, 2n - 1 इंटू पाई। ये ऑड मल्टीपल्स के लिए इक्वेशन बन गई। जहां पे अब n की वैल्यू जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जीरो वहां पे स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। जीरो से स्टार्ट कर सकते थे, बस एक दिक्कत है कि -पाई आ जाएगा। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज को भी कंसीडर करने लग जाएंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे फिर हमारे पास पाथ डिफरेंस की भी कंडीशन आ गई थी। पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई थी 2n - 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना होता है। λ/2। वेरी गुड, λ/2 से मल्टीप्लाई करना है भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कंप्लीट कर लो, चेक कर लो कोई डाउट तो नहीं है, फिर वो क्वेश्चन जो कल दिया था वो डिस्कस करते हैं। और कल काफी कम बच्चे थे और आज ठीक ठाक स्ट्रेंथ आ गई है। तो कल कहाँ गायब थे ध्रुव। सर प्रैक्टिकल था स्कूल में। अभी प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं क्या, अभी खत्म ना हुआ क्या तुम्हारा सबका कुछ ये सब काम स्कूल वाला। सर नो प्रैक्टिकल्स सर। रह गए हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को तो लगा यार अब तक तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। नो। चलो डन। तो आओ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यार। जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी I 0 और दूसरे की इंटेंसिटी भी I 0। दोनों की इंटेंसिटी I 0 है। हमें नेट इंटेंसिटी बतानी है जब हमें अलग अलग पाथ डिफरेंसेस गिवन है। फर्स्ट केस में हमें पाथ डिफरेंस कितना गिवन था, λ/4। सेकेंड केस में हमें पाथ डिफरेंस गिवन था λ/3। और थर्ड केस में हमें पाथ डिफरेंस गिवन था λ/2।
तो आओ मिलके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करके दे दो बस मेरे को, ये जो पीछे काफी बच्चे कल नहीं थे, मैं उनको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला यूज करके पाथ डिफरेंस की हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, फेज Phase. डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे। तो जरा पाथ डिफरेंस की जो मैंने 3 वैल्यूज दी हैं, λ/4, λ/3, λ/2, एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को बताओ डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ रही है। सब लोग पहले इतना कैलकुलेट करके दे दो मेरे को कि फर्स्ट केस में डेल्टा फाई कितना आ रहा है। सर फर्स्ट केस में π/2 आएगा, सेकंड ठीक केस में है 2/3 पाई आएगा और लास्ट केस में पाई आएगा। ठीक है डन। भैया सब लोग कंप्लीट करो पहले इस चीज को। और अगर किसी को डाउट है, भले ही कल की क्लास में नहीं थे कोई बात नहीं, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ऐसा मत करना कि कल की क्लास में नहीं थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम कुछ कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। डन सर। तो भाई पहले केस में आ रहा है π/2, π/2 का मतलब कितना एंगल हो गया, 90 90। डिग्री। सेकंड केस में बताओ कितना आ रहा है ये, सर 2/3 पाई। 2/3 पाए, तो ये कितना एंगल हो गया, 120। सर वेरी 3/4 हो जाएगा। मतलब 2 पाई का मतलब कितना होता है 360, 360 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना हो गया ये 120 डिग्री। और लास्ट π/2, π/2 का मतलब कितना एंगल हो जाएगा पाई, 180। और पाई का मतलब 180 डिग्री। चलो अब सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। भाई हमारे पास आई नेट, नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। इस क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यार ये है I0, ये भी I0 प्लस 2 इंटू I0 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 2I0 cos फाई। भाई देखो आप इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2I0 कॉमन आ रहा है इंटू 1 प्लस cos फाई। यार अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या किसी को आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कॉस फाई की? मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं पता होगा। जिसको इस तरीके से सॉल्व करना है वो इस तरीके से ही भी सॉल्व कर सकता है, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। 1 प्लस कॉस फाई की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। तो आप चाहो तो वो आइडेंटिटी लगा सकते हो यहाँ पे ताकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सको आप इसे। तो भैया अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। अब सारी एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और एक एक करके आंसर निकाल लो। जैसे फर्स्ट केस में हमारे पास एंगल था 90, तो मैं यहाँ पे 90 का हाफ करूंगा, कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। 1/√2, और उसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 1/2 हो 1/2। जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, 2I0 आया। चलो भाई सेकंड और थर्ड केस का आंसर कंप्लीट करो। सर सेकंड में I0 सेकंड में होगा। 3I0 और ठीक है थर्ड वाले में 0। चलो चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले केस में 4I0 हमारे पास एंगल था 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का हाफ किया तो 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। हाफ का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1/4, कट गया, हमारे पास आंसर आया सिर्फ I0। फिर लास्ट वाला चेक करते हैं। आई नेट इज इक्वल टू 4I0 कॉस 180 डिग्री का हाफ 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी 0, तो फाइनल आंसर 0। भाई वेरी गुड, सबके आंसर सही है। भाई सब लोग चेक करके बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। नो सर। डन, नो। बढ़िया। नंदिनी मैडम्स कोई दिक्कत? नो सर। ओके हेमराज, नो सर। चलो डन, तो फिर आगे बढ़ते हैं यार। आ जाओ भैया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो भैया भावनाओं को समझो। मैंने कल की ही क्लास में आपको बताया कि इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंट वेव्स चाहिए, और कोहेरेंट वेव्स हमें मिलेगी कैसे, कोहेरेंट वेव्स तभी मिल सकती है जब एक सिंगल पेरेंट सोर्स हो। उस पेरेंट सोर्स से हम दो अलग अलग लेके आ रहे हैं लाइट सोर्सेस। तो इधर भी वही करना है कि यार मैंने इधर एक लाइट सोर्स लिया S, और मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइट सोर्स एस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने उस दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या किया, यहाँ पे स्लिट्स लगा दिए हैं। स्लिट्स का मतलब ओपनिंग लगा दी है। तो ये हो गई हमारे पास ओपनिंग S1,
और ये ओपनिंग S2। इसको थोड़ा सा सेंटर में रख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये सेंटर में। और यहां पे मैंने रख दी है स्क्रीन। अब भैया वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फिर भी थोड़ा सा ध्यान दो। याद रखो हम इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पे हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट ही क्यों यूज करेंगे हम? सर कोहेरेंट वेव के लिए उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी कंसीडर करेंगे सेम। वेरी गुड। क्योंकि यार सपोज अगर मैंने व्हाइट लाइट ले ली, तो मुझे पता है व्हाइट लाइट में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। 7 कलर्स का मतलब 7 डिफरेंट वेवलेंथ हो जाएगी। अगर 7 डिफरेंट वेवलेंथ हो गई आपके पास, तो उस केस में आपको कोहेरेंट वेव्स नहीं मिलेगी, क्योंकि कोहेरेंट वेव्स के लिए मेरे को सब लाइट रेस के लिए वेवलेंथ सेम चाहिए। तो इसलिए इधर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक ऐसी लाइट जिसका कलर एक सिंगल कलर होगा। तो इधर मैं फिलहाल ले रहा हूं रेड कलर। तो भैया मैंने इधर रेड कलर की एक लाइट ली। अब वो लाइट इस सोर्स S1 से, स्लिट S1 से पास करेगी और स्लिट S2 से पास करेगी। तो बेसिकली अब मेरा S1 S2 क्या बन जाएंगे? ये फिर से लाइट सोर्स बन जाएंगे। तो देखो मैंने एक ही पेरेंट सोर्स से, एक तरीके से ये हमारा एक पेरेंट सोर्स हो गया। हमने एक ही पेरेंट सोर्स से दो लाइट सोर्स बना लिए। तो जो ये दो लाइट सोर्स बनेंगे ये कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। अब एक चीज इमेजिन करो, सपोज मैं इसकी बिल्कुल सेंटर लाइन पे, भैया ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये इस सेंट्रल लाइन पे अगर मैं इन दोनों रेस को कंबाइन करूं, एक रेस जो S1 से आ रही है और एक रेस जो S2 से आ रही है, मेरे को बताओ इन दोनों की लेंथ अलग अलग होगी या सेम होगी? सर सेम। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, S1O की लेंथ और S2O की लेंथ बिल्कुल सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि भैया ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, तो जितनी लेंथ S1O ने ट्रैवल करी है उतनी ही लेंथ S2O ने भी ट्रैवल करी है। अगर दोनों की लेंथ एग्जैक्टली सेम है, तो मेरे को बताओ दोनों का पाथ डिफरेंस कितना आएगा? 0। वेरी गुड। और अगर दोनों का पाथ डिफरेंस 0 है, तो सेंटर पॉइंट पे मेरे को बताओ, सेंटर पॉइंट पे मेरे को कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव? वेरी कंस्ट्रक्टिव। गुड। तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। तो आपको एक चीज क्या याद रखनी है? आपको याद रखना है कि सेंटर पॉइंट पे हमेशा, सेंटर पॉइंट पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा। तो यहां पे मेरे को इस तरीके की एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा सेंटर पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव। तो सेंटर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसलिए मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिव के लिए हमेशा n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव ही मिलेगा। अगर आपको अब ये चीज समझ में आ गई है तो पहले यहां तक चेक कर लो, फिर मैं आगे समझाता हूँ। Done, sir. डन डन। सर। अब आगे वाला पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करें। भैया मैंने कहा था कि ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं S1 S2, और ये हमारे पास एक स्क्रीन है। ये हो गई हमारे पास सेंटर लाइन। अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि सेंटर पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, कि सपोज ये मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया, और ये डिस्टेंस कितना लिया है x, और ये पॉइंट लिया है p। अब मैं फाइंड करना चाहता हूं कि पॉइंट p पे मेरा कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पता करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि पॉइंट p पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर पॉइंट p पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर आ जाएगा, तो भैया मेरे को पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टिव है। और अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर आ गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा। तो अब हमें बस यही कंडीशन चेक करनी है, अलग अलग पॉइंट्स पे पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है। तो भैया चीजों को इमेजिन करो। अब S1 S2, मैंने कहा यार S1 से ये कोई एक लाइट रे निकल रही है, पॉइंट P पे जाके मर्ज कर रही है। S2 से भी एक लाइट रे निकल रही है जो पॉइंट P पे जाके मर्ज कर रही है। और सेंटर पॉइंट से भी एक इमेजिनरी लाइन ले लो, कि सेंटर पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है जो पॉइंट P तक जा रही है। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये इमेजिनरी लाइन है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रही है। अब मुझे बताओ S1P और S2P में से कौन सी लेंथ बड़ी होगी और कौन सी लेंथ छोटी होगी? सर S2P बड़ी होगी और वेरी S1P गुड। छोटी। तो अगर मेरे को पाथ डिफरेंस निकालना है, तो क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है कि मेरे को S2P माइनस S1P करना है? यस sir. सर। Done. अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा रहा हूं, उस चीज को समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, येलो लाइन, और ये मैंने एक व्हाइट लाइन ड्रॉ कर दी। आप लोगों को साफ दिख रहा है कि येलो लाइन छोटी है और व्हाइट लाइन बड़ी है। लेकिन ये व्हाइट लाइन कितनी बड़ी है ये कैसे फाइंड करोगे आप? Sir, येलो को इससे माइनस कर
बिल्कुल। तो कैसे करेंगे उस चीज को देखो, हम क्या करेंगे, हम येलो लाइन से लेके व्हाइट लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे पता चल जाएगा कि इतना पार्ट और इतना पार्ट, ये दोनों पार्ट्स की लेंथ सेम है। तो बस कितना पार्ट एक्स्ट्रा है, जितना परपेंडिकुलर के बाद आ रहा है उतना पार्ट एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं इस चीज की लेंथ फाइंड कर लूं तो वो मेरे को पाथ डिफरेंस दे देगी। चेक करो ये वाली ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। यस Yes, सर। sir. डन। तो ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा रूल है, अब वही चीज इधर अप्लाई करेंगे। तो अगर मेरे को S1 और S2 के बीच में एक्स्ट्रा लेंथ फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, हम S1 से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे S2P पे। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी, तो कौन सी लेंथ एक्स्ट्रा आएगी, ये वाली लेंथ एक्स्ट्रा आएगी। इस लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ को हम लिख देते हैं किसी चीज से, कुछ भी जिससे आपका मन करे कि भैया पाथ डिफरेंस पी से इंडिकेट कर लो, चलो कि भैया ये मेरे को पाथ डिफरेंस देगी। ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इसके अपोजिट जो ये साइड आई ये हाइपोटेन्यूस होगी, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। सो स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। और इस डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी से। भाई देखते जाओ ये टर्म समझ में आ रहे हैं या नहीं। कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स एंड दी स्क्रीन। पहले सब यहां तक नोट डाउन कर लो, बस एक स्टेप रह गया और आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप सब यहां तक नोट डाउन कर लो। डन सर। डन, वेरी गुड। Done, sir. डन, चलो तो लेट्स Done. स्टार्ट। यार अब आप देखो ये वाला जो एंगल थीटा है ना, जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, ये वाला एंगल थीटा और जो ये ऊपर एंगल थीटा आता है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमेशा सेम होंगे। अब मैं किसकी वैल्यू लिखना चाहता हूं, मेरे को जो आपको ये ट्राइंगल दिया ना, इस ट्राइंगल को नोटिस करो। मैंने आपको ये एक ट्राइंगल दिया है, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है ये ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल। यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। मेरे को इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये है स्मॉल डी, ये एंगल थीटा है। तो मेरे को साइन थीटा लिख के बताओ, साइन थीटा कितना आएगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी है, अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, Sir, D. वेरी गुड, डी। सिमिलरली आपको दिख रहा है एक ये बड़ा ट्राइंगल भी मिल रहा है जिसमें ये एंगल थीटा मिल रहा है। जरा इसके अंदर मेरे को टैन थीटा लिख के बताओ, टैन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय बेस, और बेस की वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी है। तो Capital D. देखो हमारा काम खत्म, जो मैं आपको बोल रहा था हमारा काम खत्म। यार मुझे पता है एंगल थीटा बहुत छोटा एंगल होगा, तो इस केस में साइन थीटा को हम टैन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मेरे पास साइन थीटा की एक वैल्यू आई थी पी बाई डी, और एक वैल्यू आई थी एक्स बाई डी। इन दोनों को इक्वेट कर दो। मेरा टारगेट क्या था फाइंड करने का, एक्स। एक्स है पोजीशन पॉइंट पी की, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई पी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। किस्सा खत्म। अब अगर एक्स की वैल्यू हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास पॉइंट एक्स पे एन लैम्डा बाई डी आ गया, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, तो ये किसकी पोजीशन बन जाएगी, ये पोजीशन बन जाएगी कंस्ट्रक्टिव की। भाई सब लोग चेक करो, मेरे को ऐसा लगा कि ये वाली पॉइंट समझ में नहीं आई है। Sir, ये repeat कर दो point. ये वाला पॉइंट रिपीट करना है, डन। पहले ये चेक करो, साइन थीटा लिखना और टैन थीटा लिखना समझ में आ गया, Yes, sir. डन। अब मैं कह रहा हूं ये जो भी एंगल्स होंगे ना, ये बहुत छोटे एंगल्स होंगे। बहुत छोटे एंगल्स क्यों होंगे, क्योंकि हम जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये दो S1 और S2 के बीच में जो ये डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। ये कैपिटल डी भी बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। तो अगर ये सारे डिस्टेंसेस बहुत छोटे हैं, तो जो ये एंगल्स बनेंगे ये भी बहुत छोटे एंगल्स बनेंगे। तो अगर ये एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, तो हम साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टैन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इस साइन थीटा को टैन थीटा बना दो, कि टैन थीटा की वैल्यू पी बाई डी। अब इधर भी टैन थीटा इधर भी टैन थीटा, तो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। तो इक्वेट कर दिया तो मेरे पास आया पी बाय स्मॉल डी इज इक्वल्स टू एक्स बाय कैपिटल डी। तो मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स इंडिकेट कर रहा है पोजीशन, कि सेंटर से कितनी पोजीशन पे मेरा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव बनेगा, और कौन सी पोजीशन पे डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो अगर मेरा एक्स एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी के बराबर आ रहा है, तो उस हर पोजीशन पे मेरे को कौन सा फ्रिंज मिलेगा, कौन सा सुपर पोजीशन मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। अब चेक करो, अब क्लियर है या नहीं।
सर क्लियर है। डन। बस मैंने पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है क्योंकि मेरे को कंस्ट्रक्टिव के लिए पता था पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन लैम्डा होनी चाहिए। सिमिलरली अगर अब मेरे को डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो एक्स की वैल्यू चेक करो, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो बस पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पी की वैल्यू कितनी थी डिस्ट्रक्टिव के लिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो अगर मेरी एक्स की वैल्यू इतनी आएगी तो वो बन जाएगा डिस्ट्रक्टिव, मतलब डार्क फ्रिंज बनेगा उधर। डन सर। डन भैया, बहुत बढ़िया। अब एक चीज, लास्ट काम क्या रह गया, हमारा इंटरफेरेंस खत्म होने वाला है। लास्ट काम क्या रह गया, सपोज मैंने n की वैल्यू क्या ली, मैंने n की वैल्यू 0 ली। तो आपको पता है n की वैल्यू 0 लूंगा तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। मतलब ये हो गया सेंटर फ्रिंज। और मेरा सेंट्रल फ्रिंज हमेशा कैसा बनता है, ब्राइट बनता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब चेक करके बताओ नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा। तो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए मेरे को n की वैल्यू कितनी लेनी है अब, सर 1। 1। तो n की वैल्यू यहां 1 रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सर लैम्डा डी बाय कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी। तो ये मेरे को देगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फर्स्ट, सेंट्रल वाला तो सेंटर ही है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। सिमिलरली मेरे को बताओ अगर मैं सेकंड ब्राइट फ्रिंज निकालना चाहता हूं तो कितनी आएगी वैल्यू, फिर m की वैल्यू 2 और लैम्डा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वेरी गुड, 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस भावनाओं को समझो। भाई हमने पता लगाया ये स्क्रीन है, ये सेंटर लाइन थी। तो सेंटर लाइन पे तो हमेशा हमें ब्राइट फ्रिंज ही मिल रहा है। आई रिपीट, सेंटर लाइन पे तो हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिल रहा है। इस ब्राइट फ्रिंज के बाद मेरे को मिलेगा डार्क फ्रिंज, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा, ब्लैक स्पॉट मिलेगा। फिर से एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो मैंने देखा इस ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कितनी आई, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी आई। फिर मैंने नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज चेक किया कि नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव कहां बन रहा है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव बन रहा है 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी पे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस ब्राइट फ्रिंज, सेकंड वाले ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट वाले ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को किसकी लेंथ मिल जाएगी। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे को डार्क फ्रिंज की लेंथ मिल जाएगी। यस सर। तो वही आपको कैलकुलेट करना है जिसे हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फ्रिंज विड्थ पे मिलेंगे। तो इस फ्रिंज विड्थ को ढंग से समझना। फ्रिंज विड्थ को हम इंडिकेट करते हैं बीटा से। तो बीटा की क्या वैल्यू आएगी, भैया दो ब्राइट फ्रिंज को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं दो ब्राइट फ्रिंज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको बीटा की वैल्यू मिल गई कि बीटा की वैल्यू आएगी लैम्डा डी बाई डी। अगर अब मैं क्या करूं, मैं थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूं, फिफ्थ और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप नोटिस करोगे कि सारी की सारी वैल्यूज हमेशा सेम आ रही हैं। सारी की सारी वैल्यूज हमेशा सेम आ रही हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि भैया आपके ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये जो भी फ्रिंजेस मिल रहे हैं, इन सबकी विड्थ, इन सबकी लेंथ अलग अलग नहीं होगी। इन सबकी लेंथ कैसी होगी, इन सबकी लेंथ सेम होगी। क्या ये चीज समझ में आई है आपको। यस सर। डन। तो हमें इससे पता चला कि सबकी लेंथ सेम आएगी। यहां तक कंप्लीट कर लो। अब जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं मैं वो क्वेश्चन आपको देता हूं सॉल्व कराने के लिए। यहां तक आप कंप्लीट कर लो। भाई किसी को प्रीवियस स्लाइड दिखानी है। नो सर। चलो डन। डन सर। डन, चलो सक्षम हो गया तुम्हारा भी। चलो यस सर, यस सर। डन, बढ़िया। तो भैया आप क्वेश्चन देखो कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। लेट्स डील विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, भैया फर्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। इस तरीके से देखो कि यार हमने ये 2 स्लिट्स ली हैं, ये स्क्रीन ली है, स्लिट S1 S2। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया ब्लू कलर और मैंने यहाँ पे लिया रेड कलर। तो आपको बताना है स्क्रीन पे आपको किस टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। आई रिपीट कि आपको स्क्रीन पे किस टाइप का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन कि आपको ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ब्लू एंड रेड फ्रिंजेस मिलेंगे। सेकेंड ऑप्शन कि भैया हमें ऑल्टरनेट नहीं, हमें सिर्फ रेड एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे, मतलब रेड के ही फ्रिंजेस बनेंगे, ब्लू के बनेंगे ही नहीं। थर्ड ऑप्शन कि हमारे पास सिर्फ ब्लू के फ्रिंजेस मिलेंगे। और लास्ट ऑप्शन
नो फ्रिंजेस, हमें कोई फ्रिंजेस मिलेंगे ही नहीं। चलो भाई सब अपने आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजो, देखूं जरा कौन कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके ध्रुव, कृतिका ओके, धन, सक्षम, अंकिता, गुड यार, मेजोरिटी बच्चों के आंसर सही है, वेरी गुड। भाई जल्दी रिस्पॉन्ड करो, 40 में से अभी सिर्फ 10 बच्चों के आंसर्स आए हैं। चलो डिस्कस करते हैं। यार सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैं एक ब्लू कलर ले रहा हूं और एक रेड कलर ले रहा हूं, तो क्या ये दोनों कोहेरेंट वेव्स बनेंगी? नो बिल्कुल सर। नहीं बनेंगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होगी। तो अगर दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है तो ये कोहेरेंट वेव्स बनेंगी ही नहीं, ये तो नॉन कोहेरेंट वेव्स बन जाएंगी। और अगर ये नॉन कोहेरेंट वेव्स है तो भैया हमारे पास इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। और अगर इंटरफेरेंस ही नहीं हो रहा तो फ्रिंजेस बनने का मतलब ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा देयर विल बी नो फ्रिंजेस, कोई फ्रिंजेस नहीं बनेंगे, बिकॉज भैया हमारे पास ये दोनों सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी के लाइट रेस है ही नहीं। चलो कंप्लीट करो, देयर विल बी नो फ्रिंजेस। डन सर। डन। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्चुअल है, सब इस पे ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही आएगा फ्रिंज विड्थ पे। कॉन्सेप्चुअल देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि हम अपने ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अपैरेटस को हमने वाटर के अंदर इमर्स कर दिया। अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो एयर के अंदर कर रहे थे, अब हमने इस पूरे सेटअप को वाटर में इमर्स कर दिया। अगर हमने इस पूरे सेटअप को वाटर में इमर्स कर दिया है तो आपको बताना है व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन कि भैया फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, मतलब हमारे पास जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं उन सबकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड कि भैया फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। थर्ड भैया इट विल रिमेन सेम, फ्रिंज विड्थ पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। और फोर्थ ऑप्शन कि भैया फ्रिंजेस बनेंगे ही नहीं। नंदिनी गुड, तन्वी बढ़िया, महक ओके, कृतिका ओके। भाई वेरी गुड, इधर भी मैं देख रहा हूँ मेजोरिटी बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही चल रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। क्षितिज बढ़िया बिल्कुल। चलो भाई, मतलब मजा आ गया, काफी बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो भाई देखो, आपको बस एक लॉजिक समझाना है, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये लाइट रे ट्रैवल कर रही है, मैंने आपको रे ऑप्टिक्स की क्लास में बताई थी ये चीज, कि अगर ये इंसिडेंट रे है तो इसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी, कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी और कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। अगर अब मैं कह रहा हूं ये लाइट रे दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, एयर से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, तो ये बेंड करेगी। तो मेरे को बताओ कौन कौन से फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे इसमें। सर फ्रिक्वेंसी के अलावा सब चेंज हो जाएगा। वेरी गुड भैया, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, स्पीड रिड्यूस हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, याद रखो। और वेवलेंथ कितनी हो जाती है?
आपको ये फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन में। वेवलेंथ इन अ मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने इस तरीके से पढ़ा था ये फॉर्मूला, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो बस मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया। तो मतलब आपको ये चीज पता चल गई कि यार वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो बस यही लॉजिक इधर लगाना था। आपको पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाय लैम्डा। ना तो हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, ना तो हम स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, ये दो तो कांस्टेंट ही है। मतलब अल्टीमेटली फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पे। और हमें पता है वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी? फ्रिंज विड्थ डिक्रीज। भी डिक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो मेजोरिटी बच्चों ने दिया बिल्कुल सही, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। डन सर। डन। डन सर। बस एक इसी के बेसिस पे लास्ट क्वेश्चन कि यार पहले हमने YDXC एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने यूज किया सपोज रेड लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट थी रेड लाइट। तो मेरे पास कुछ ना कुछ फ्रिंज विड्थ आई बीटा। हमने रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया है वायलेट से, तो मेरे पास फ्रिंज विड्थ कुछ ना कुछ आएगी बीटा डैश। तो फिर से वही बताना है कि फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन कि भैया दोनों फ्रिंज विड्थ सेम होगी, मतलब फ्रिंज विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कि बीटा वाली बीटा डैश से बड़ी होगी। सी, बीटा डैश विल बी इक्वल्स टू बी। और ऐसे ही डी ऑप्शन ले लो, कि डी ऑप्शन क्या है कि भैया अगर आपने लाइट को चेंज कर दिया तो कोई फ्रिंजेस नहीं बनेंगे। क्या बात है, इसमें भी आंसर फटाक फटाक आ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। भाई बाकी बच्चे भी आंसर दो। गुड दिशा, बढ़िया, महक, ओके। डन। तो भाई बहुत बढ़िया, चेक करते हैं। यार एक चीज याद रखो, दोनों ही मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा। तो ऑप्शन डी तो गलत है। बस अब हमें चेक करना है कि भैया आप ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यार बीटा का फॉर्मूला फिर से याद रखो, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है मेनली, बाकी दो फैक्टर्स तो मैंने चेंज किए ही नहीं है। तो आप मेरे को बताओ रेड लाइट और वायलेट लाइट, इन दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड लाइट की। बिल्कुल, ये तो हमने भैया पढ़ रखा है रे ऑप्टिक्स में, या आपने वैसे भी लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो रेड कलर में हमारा जो फ्रिंज विड्थ बनेगा वो सबसे ज्यादा बनेंगे, और हमारे वायलेट कलर के केस में जो फ्रिंज विड्थ बनेंगे वो सबसे छोटे बनेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कि रेड केस में फ्रिंज विड्थ सबसे बड़े और वायलेट केस में सबसे छोटे। सब लोग चेक कर डन लो, सर। सबका यहां तक कंप्लीट हो गया? यस। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये एक कॉन्सेप्ट भी है और इसको एक क्वेश्चन की तरह भी लो, इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट। भाई यहाँ पे फिर से वही बात है कि दो स्लिट्स ले ली, S1 S2, यहाँ पे ले लिए है मैंने स्क्रीन। और अब की बार मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट ले रहा हूं। ये सोर्स हो गया हमारा। तो अब आपको डिस्कस करके बताना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे तो उनका इंटरफेरेंस पैटर्न होगा कैसा, आपको ये बताना है। और साथ के साथ आपको यह भी बताना है कि भाई सेंट्रल लाइन पे, सेंटर पॉइंट पे हमारा अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है तो सेंटर पॉइंट पे कौन सा कलर मिलेगा मेरे को, ये सब डिटेल में बताना है। तो कोई है जिसको पता है इसके बारे में, भाई व्हाट विल बी द इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट? सर नहीं होगा क्योंकि वो एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट बिहेव नहीं करेगी। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन तो है ही नहीं इंटरफेरेंस के लिए कि सर मोनोक्रोमेटिक लाइट कोहेरेंट चाहिए। सर कोहेरेंट सोर्स नहीं करेगा ना act। हाँ, बस ये कंडीशन है, कोहेरेंट सोर्स चाहिए, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है। भाई हाँ इतना है कि कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए।
तो आओ इसको डिस्कस करते हैं। भाई व्हाइट लाइट आपको पता है 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारी कोहेरेंट वेव्स बनेगी। कैसे बनेगी भैया, एक रेड कलर ऊपर जाएगा तो एक रेड कलर नीचे भी आएगा, तो इसमें से एक ब्लू कलर ऊपर भी जाएगा तो एक ब्लू कलर नीचे भी आएगा। सिमिलरली येलो कलर ऊपर भी गया तो नीचे भी गया। तो आपके पास होगा क्या, हर एक इंडिविजुअल वेव्स कोहेरेंट बनेगी। कैसे, ऊपर एक रेड और नीचे एक रेड, ये हमारी कोहेरेंट वेव बन जाएगी। एक रेड और एक येलो नहीं बनेगी, लेकिन एक रेड और एक रेड कोहेरेंट बन जाएगी। सिमिलरली एक येलो और एक येलो कोहेरेंट, एक ब्लू और एक ब्लू कोहेरेंट। तन्वी क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। तो याद रखना इसमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस तो बनेंगे ही बनेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भैया हर एक लाइट इंडिविजुअल ऐसा कोहेरेंट की तरह एक्ट कर लेगी। लेकिन अब पैटर्न की बात करनी है, तो सेंट्रल लाइन पे सोचो। सेंट्रल लाइन पे भैया रेड, दोनों रेड लेस ने सेम पाथ कवर किया होगा, पाथ डिफरेंस 0, तो यहां पे मेरे पास रेड कलर का ब्राइट स्पॉट बनेगा, रेड कलर का सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा भैया, ब्लू कलर ने भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ब्लू कलर का भी स्पॉट बनेगा फिर यहाँ पे। फिर क्या होगा, येलो कलर भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो भैया येलो कलर का भी पाथ डिफरेंस 0 होगा और येलो कलर का भी ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो ऐसे सारे के सारे 7 कलर्स यहाँ पे इक्वली कंबाइन होंगे और सबके सब ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। तो रेड ब्लू येलो ग्रीन सबका ब्राइट स्पॉट कंबाइन होके फिर से मेरे को सेंटर पे फाइनल कलर क्या मिलेगा? तो वाइट। वाइट ही White. मिलेगा। वेरी गुड। तो भैया फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या पता चली कि हमारा सेंट्रल पॉइंट पे सेंट्रल फ्रिंज कौन सा बनेगा? सेंट्रल फ्रिंज हमें वाइट ही मिलेगा, बिकॉज ऑल द कलर विल कंबाइन अगेन एंड इट विल फॉर्म अ व्हाइट लाइट। अब बात करते हैं कि भैया व्हाइट के ऊपर सबसे पहला फ्रिंज कौन सा बनेगा? व्हाइट के ऊपर और नीचे सबसे पहला फ्रिंज कौन सा बनेगा और सबसे लास्ट फ्रिंज कौन सा बनेगा? हम फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट फ्रिंज कौन सा बनेगा और लास्ट फ्रिंज कौन सा बनेगा? सर वायलेट फर्स्ट। वेरी गुड। तो देखो क्या है भाई, फिर से बीटा के ऊपर ही यह कॉन्सेप्ट है। भाई आपको पता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा मिनिमम कब होगा? बीटा मिनिमम तब होगा जब वेवलेंथ मिनिमम है, और वेवलेंथ मिनिमम कौन से कलर की है? वायलेट की। वायलेट की। तो भैया हमारा सबसे पहला फ्रिंज कौन सा मिलेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है? तो सबसे पहला फ्रिंज हमें मिलेगा वायलेट कलर का। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंटर को पहला फ्रिंज नहीं कहते, सेंटर तो सेंट्रल फ्रिंज है। सबसे पहला फ्रिंज होगा सेंटर से ऊपर और सेंटर से नीचे वाला। तो सबसे पहला फ्रिंज हमें मिल रहा है वायलेट, तो यहाँ पे आंसर लिख लो वायलेट। सिमिलरली मेरे को बता दो सबसे लास्ट कौन सा मिलेगा? रेड। वेरी गुड, सबसे लास्ट मिलेगा रेड, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसी की है। लेकिन ये है ना, हमें एक पर्टिकुलर तक मिलेगा, मतलब विबग्योर मिलेगा, ब्लू वायलेट इस तरीके से चलता जाएगा, बीच में येलो मिलेगा और लास्ट में रेड मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पैटर्न के बाद फिर आपको कोई फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिर लाइट ओवरलैप करने लग जाएगी, इंटेंसिटी लूज करने लग जाएगी, क्योंकि लाइट रे को फिर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इंटेंसिटी लूज हो जाएगी। उस केस में फिर हमें कोई फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे, तो हमें स्टार्टिंग में फ्रिंजेस मिलेंगे, इसके बाद नहीं मिल पाएंगे। चेक कर लो, सबको व्हाइट लाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अब? यस सर। बढ़िया। चलो भाई खत्म करो, फिर अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। डन सर। डन, बढ़िया। तो भैया आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस पे। एक मिनट दो मेरे को, एक मिनट प्लीज। चलो भाई क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक येलो लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है, कि वेवलेंथ कितनी गिवन है इसकी? 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमें जो फ्रिंज विड्थ मिल रही है वो मिल रही है 0.8 mm की। आई रिपीट, हमने वाईडीएस पे एक्सपेरिमेंट में येलो लाइट ली 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो मेरे को फ्रिंज विड्थ मिल रही है 0.8 mm की। अब हमने क्या किया, इस येलो लाइट को दूसरी लाइट से रिप्लेस कर दिया, और वो दूसरी लाइट की हमें वेवलेंथ गिवन है
7,500 आर्मस्ट्रॉन्ग। और हमने क्या कर दिया, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, जो हमारी डी की वैल्यू है उसको हमने डबल कर दिया है। तो अब आपको बताना है कि जब मैंने ये वेवलेंथ चेंज कर दी और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया, तो अब हमारी न्यू फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी। आपको न्यू फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है। तो भैया ट्राई टू कैलकुलेट। और अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो पहले ये चीज पूछ लो। येलो कलर की लाइट ली, फ्रिंज विड्थ मिली 0.8 mm। हमने लाइट रे को भी रिप्लेस कर दिया और स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया। तो फ्रिंज विड्थ कितनी मिलेगी हमें ये बताना है। किसी को भी कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना 6,000 आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करने की जरूरत है, ना फ्रिंज विड्थ को कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसको एमएम में रहने दो, उसको आर्मस्ट्रॉन्ग में ही रहने दो, कन्वर्ट मत करना कुछ भी। प्रशांत वेरी गुड यार, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ईशा आपका आंसर भी सही है, बिल्कुल वेरी गुड। डन, तन्वी गुड। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था यार। हमें पता है बीटा का फॉर्मूला, देखो मैं तुम्हें बार बार यही बोल रहा हूँ कि बीटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ले देके क्वेश्चन इसी पे घूम फिर के बनता है। बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। इसको तो कंसीडर करो ही मत क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय डी। तो बस इसी को लिख के चल दो कि भैया बीटा वन विल बी इक्वल्स टू लैम्डा वन बाय डी वन डिवाइडेड बाय बीटा टू। तो बीटा टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय लैम्डा टू बाय डी टू। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा वन बाय डी वन इंटू कितना हो जाएगा ये, डी टू बाय लैम्डा टू। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो भैया बीटा वन बाय बीटा टू हमारे पास आया, लैम्डा वन कितना गिवन था हमें, 6,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, डिवाइडेड बाय लैम्डा टू वो हमें गिवन है 7,005 आर्मस्ट्रॉन्ग। डी वन को एज इट इज छोड़ दो, सॉरी ये नीचे है डी वन ऊपर डी टू। डी टू की वैल्यू ट्वाइस डी, डी वन की वैल्यू डी। बीटा वन की वैल्यू कितनी है गिवन है क्वेश्चन में, 0.8 mm। तो देखो अब सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके बस बीटा टू की वैल्यू निकाल दो यार। 0.5 mm। बिल्कुल, तो बीटा टू की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो सबका आंसर सेम आना चाहिए भैया। चेक कर लो 0.5 mm। डन सर। डन, चलो बढ़िया। सुहानी कंप्लीट हो गया, क्षितेज यस सर। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक लाइट रे ली है ऑफ वेवलेंथ 6,000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमने जब 6,000 आर्मस्ट्रॉन्ग की एक वेवलेंथ ली है तो ये हमारी स्क्रीन है। भाई बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है। ये हमारी स्क्रीन है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से कुछ एक डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। पॉइंट पी पे मेरा nth ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, nth ब्राइट फ्रिंज। लेकिन जब हमने लाइट रे को रिप्लेस किया और हमने लाइट रे ली है 5,000 आर्मस्ट्रॉन्ग को, तो सेम पॉइंट पी पे, सेम पॉइंट पी पे अब मेरे n+1 ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जब मैंने एक लाइट रे ली 6,000 आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी पे
मेरे nth ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं। nth मतलब सपोज ये अज्यूम कर लो कि भैया मेरा थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। तो जब मैं दूसरी वेवलेंथ ले रहा हूं 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो मेरा n+1 ब्राइट फ्रिंज बन रहा है पॉइंट पी पे। मतलब अब मेरा कौन सा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है पॉइंट पी पे? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, इस तरीके से। तो आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है, इस बेसिस पे आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? चलो ट्राई टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n। भाई इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्षितिज बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में नोटिस करूं हमें क्या चीज सेम गिवन है, पहले तो आप ये चीज नोटिस करो क्या क्या चीजें सेम गिवन है। यार हमारे पास कैपिटल डी, डिस्टेंस हमने चेंज नहीं किया, तो ये सेम है। स्मॉल डी की वैल्यू चेक करो, हमने क्या वो चीज चेंज करी है? नहीं, वो चेंज चेंज नहीं करी। हमने सिर्फ चेंज करी है वेवलेंथ। ऊपर से एक और चीज नोटिस करो कि मेरी पोजीशन भी सेम है। पॉइंट पी पे ही तो फ्रिंजेस बन रहे हैं, मैंने पोजीशन चेंज नहीं करी है। तो एक्स की वैल्यू भी सेम है। तो बस x की वैल्यू को इक्वेट कर दो कि xn और xn-1 इन दोनों की वैल्यू भैया सेम है, और x की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज वाले के लिए रखनी है। तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू होती थी एन डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, यहां पे लिख दो n+1 डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2। स्मॉल डी कट गया, कैपिटल डी कट गया, बस इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है यार। तो भैया सर काफी 5। लोगों ने, बिल्कुल काफी लोगों ने आंसर दे भी दिया, एन की वैल्यू आएगी 5। इसमें और चेक करके बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। चलो डन। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कब मिलेगी? सबसे पहली बात, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो मेरा जो नेट एम्पलीट्यूड होना चाहिए, हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया कि नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाने चाहिए? दोनों नेट एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं मिनिमम इंटेंसिटी चाहता हूं, तो उस केस में मेरे नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाने चाहिए? सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड, हमारे नेट एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाने चाहिए। अब सिंस इंटेंसिटी आई के प्रोपोर्शनल है, मतलब इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी A1 + A2 के होल स्क्वायर से। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी? मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी A1 - A2 के स्क्वायर से। सीधी बात। तो यार हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी, हम क्या कर रहे हैं? दोनों में से A2 कॉमन ले रहे हैं। अगर मैं दोनों में से A2 कॉमन ले रहा हूं, तो देखो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा A1 बाय A2 + 1 का होल स्क्वायर। और नीचे भी क्या बचेगा? नीचे बचेगा A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर। A2 कट गया। अब हमने क्या कर दिया? A1/A2 जो ये रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स है, इसको हम इंडिकेट करेंगे R से। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा I max बाय I minimum इज इक्वल्स टू R+1 डिवाइडेड बाय R-1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया।
सर आगे डन। हमने बस कुछ नहीं किया, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स को किसी एक थर्ड वेरिएबल से डिनोट कर दिया, दैट इज आर। तो आर क्या है, कभी भी पूछा जाए, आर इज द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स। डन सर। डन, बढ़िया। अगर ये रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स है, और रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड हमें पता है इंटेंसिटी आई ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो मैं इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकता हूं कि आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ I1/I2। I1/I2, ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट। बस एक लास्ट फॉर्मूला बचा, लास्ट फॉर्मूला भी देख लो। यार एक बात बताओ, ये मेरे पास स्लिट विड्थ है, स्लिट ओपनिंग्स है, ये तो बिल्कुल लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं स्लिट विड्थ को, ये जो स्लिट की ओपनिंग है, इसको मैं बहुत ज्यादा छोटा करूंगा, और अगर मैं इसको बहुत ज्यादा बड़ा करूंगा, मेरे को बस आप इतना बताओ, स्लिट ओपनिंग से इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोच के बताओ, स्लिट ओपनिंग से लाइट सेम की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर, सेम। नहीं, सेम नहीं रहेगी। एक चीज लॉजिकल सोचो, कि सपोज आपके रूम का एक डोर है और बाहर कोई लाइट जल रही है, तो अगर आप डोर हल्का सा ओपन कर रहे हो तो आपके रूम में कम लाइट एंटर कर पाएगी, इंटेंसिटी कम है मतलब, क्योंकि कम लाइट एंटर कर पा रही है। आप जितना ज्यादा डोर ओपन करोगे, उतनी ज्यादा लाइट एंटर कर पाएगी, और अगर जितनी ज्यादा लाइट एंटर कर रही है तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो इधर भी वही रोल है, कि स्लिट ओपनिंग से, स्लिट विड्थ का मतलब इसकी बात कर रहे हैं अब हम, इसको W से इंडिकेट करेंगे। तो स्लिट ओपनिंग और हमारी इंटेंसिटी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम स्लिट ओपनिंग को इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो हमें सीधा सीधा क्या पता चल गया, कि W1/W2 मतलब ओपनिंग्स की रेशियो, W1/W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1/I2। और I1/I2 का मतलब क्या हो गया भाई, दैट इज, बताओ इसके किसका हो जाएगा? लिख सकता हूँ आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये। यस यस Done। सर। तो इसको और कंप्लीट कर लो, बस इस पे क्वेश्चन देने हैं, इस पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं काफी बार, और दैट्स इट। डन सर। डन भैया, बहुत बढ़िया। भैया क्या बात है, बच्चे बिल्कुल आ रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। डन सर। डन, चलो तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करो। भाई क्वेश्चन है कि हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स है और उनकी इंटेंसिटीज का रेशियो गिवन है हमें, I1/I2, इन दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, दैट इज 25/16। हमें किसका रेशियो बताना है? हमें I max/I minimum का रेशियो बताना है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करो। I1/I2 का रेशियो गिवन है 25:16। हमें बताना है रेशियो ऑफ I max/I minimum। सर A1 और A2 का आ जाएगा 5/4, और उसके बाद आई मैक्स और आई मिनिमम का आ जाएगा 81/1। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। भाई बाकी लोग भी कंप्लीट करें। वेरी गुड। यार बहुत सिंपल था, मुझे पता है आर की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ I1/I2, आई मैक्स बाय आई मिनिमम नहीं, I1/I2। तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5:4। बस किस्सा खत्म। भैया हमें आई मैक्स बाय आई मिनिमम चाहिए, तो आई मैक्स बाय आई मिनिमम, अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा, वो होगा R+1 डिवाइडेड बाय R-1 का होल स्क्वायर।
तो बस इसका स्क्वायर कर दो और सॉल्व कर लो। तो चेक करो सब लोग भैया, आपका आंसर आना चाहिए 81:1, क्योंकि 5/4 प्लस 1 हो जाएगा 9/4, 5/4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3/4, सॉरी 1/4, 4 4 कैंसल, तो बस बचेगा 5, क्या कहते हैं, 9 9 स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, 81:1। क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया? नो सर। नहीं आया? ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है यार। वेव ऑप्टिक्स से कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आया था फिर? सर यंग डबल स्लिट आया था और डिफ्लेक्शन वगैरह का आया था और ठीक, फ्रिंज वेव्स पे आया था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो बस इसी का उल्टा है, कि यार हमें रेशियो गिवन है बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटीज। भाई हमें रेशियो क्या गिवन है? आई मिनिमम बाय आई मैक्सिमम का रेशियो गिवन है। ये हमें गिवन है 9/25। हमें रेशियो फाइंड करना है स्लिट विड्थ का, W1/W2 का रेशियो बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन का जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट। नहीं सही नहीं है तन्वी। प्रशांत आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। क्षितिज सही नहीं है। नहीं महक आपका भी सही नहीं है। क्षितिज और महक मेरे को ऐसा लग रहा है आप कहीं बस स्लाइड मिस्टेक कर रहे हो, वापस से चेक करो। कहीं ना कहीं स्क्वायर स्क्वायर रूट की कहीं एक दिक्कत कर रहे हो आप। सुहानी कर रहे हो सॉल्व? यस सर। ध्रुव? अभिनव तुमने कब ज्वाइन किया? तुमने काफी लेट ज्वाइन किया क्या? क्षितिज अब सही है, तन्वी अब सही है, बिल्कुल वेरी गुड। ईशा नहीं, आप भी वही गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्क्वायर स्क्वायर रूट की दिक्कत है। चेक करो फिर से। भाई हमें पता है आई मैक्स बाय आई मिनिमम, चलो सॉल्व कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा उल्टा कर लो, आई मैक्स बाय आई मिनिमम। भाई मेरे को पता है ये होता है R+1/R-1 का होल स्क्वायर, और मेरे को इसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 25/9। तो भाई दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो पहले तो हमारे पास आ जाएगा R+1 डिवाइडेड बाय R-1 इज इक्वल्स टू 5/3। अब क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, और आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू कितनी आ रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5R-5 इज इक्वल्स टू 3R+3। तो आप सब लोग मेरे को आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है।
सर 4। वेरी गुड, आर की वैल्यू 4 आ गई। अब आप पीछे फॉर्मूला ढंग से नोटिस करो, मैंने पीछे फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ है, ओमेगा 1 मतलब W1/W2 I1/I2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो बस अब आपको आर स्क्वायर करना है और वही आपका रेशियो होगा। तो W1/W2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16/1। किस्सा खत्म। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। बढ़ चले अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे। यस सर। डन। Yes, sir. अरे बढ़िया ध्रुव, अब भाई आवाज जोश आया। भैया आ जाओ फिर से। हमें चाहिए भैया अल्टीमेटली इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स। अब हम कोहेरेंट सोर्स किस किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। भैया कोहेरेंट सोर्स तभी प्रोड्यूस हो सकता है जो मैंने बताया कि एक ही पेरेंट सोर्स हो और उससे मैं लाइट रेज को डिवाइड कर रहा हूं। तो अभी हमने वाईडीएससी में यही किया। वाईडीएससी में हमने क्या किया स्टार्टिंग में, बिल्कुल कि हमने एक सोर्स लिया और उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करा दिया। तो भैया ये दो वेव्स हमारी सेम सोर्स से आ रही हैं, तो ये हो गई कोहेरेंट वेव्स। लेकिन अब हम एक और तरीका निकाल रहे हैं कोहेरेंट वेव्स को प्रोड्यूस करने का। क्या तरीका है उस चीज को समझो। भाई हम क्या करेंगे, हम थिन फिल्म्स लेंगे, मतलब जो हमारा लेयर होगी जिसमें हम इंटरफेरेंस देखेंगे वो बहुत थिन फिल्म्स होंगी। अब मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूं कहां कहां आपको ये देखने को मिलेगा। भैया कभी आपने नोटिस किया हो सोप बबल वगैरह में, तो सोप बबल की जो लेयर होती है उस पे आपको 7 कलर्स मिलते हैं, पूरा विबग्योर देखने को मिलता है। Yes, sir. यस Yes. यस सर। तो याद रखना जो वो आपको विबग्योर देखने को मिल रहा है ना सोप बबल की लेयर के ऊपर, वो रेनबो फॉर्मेशन नहीं है, वो हमारा इंटरफेरेंस है। सिमिलरली अब तो डिस्क मिलती नहीं है, वो सीडीज और डिस्क सबने देखी होगी। यस Yes. सर। अगर मैं उसको थोड़ा सा टिल्ट करूं तो जो सीडी डिस्क के जो पीछे वाली लेयर होती है, शाइनिंग वाली लेयर होती है, उस पे भी मेरे को 7 कलर बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं। यस तो वो जो सीडी डिस्क की अगर आप प्लास्टिक लेयर को रिमूव करोगे तो वो भी बहुत थिन होती है। तो वो सब में थिन फिल्म्स का इंटरफेरेंस हो रहा होता है। याद रखो उसमें रेनबो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन इंटरफेरेंस 7 के 7 कलर्स का हो रहा है। जैसे हमने ये वाला अभी एक्टिविटी करी कि उसमें इंटरफेरेंस हमारे 7 के 7 कलर्स का हो रहा है, इसलिए वो 7 कलर्स आपको रेंडमली एज अ विबग्योर दिखाई देता है वो, लेकिन हो उसमें इंटरफेरेंस रहा है। कैसे हो रहा है अब उस चीज को समझो। भैया मैं डायग्राम सिर्फ बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन अज्यूम कर लेना कि ये बहुत थिन फिल्म है। तो ये हमने ड्रॉ कर दी फिल्म, बहुत थिन फिल्म है ये भैया। इसकी थिकनेस कुछ ना कुछ ले लेते हैं टी विच इज वेरी स्मॉल। अब क्या करेंगे यार, इस पे कोई भी एक लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। तो मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया था कि अगर कोई भी लाइट रे फॉल डाउन कर रही है किसी एक सरफेस पे, तो कौन कौन से 3 फिनोमिनन हो सकते हैं। सर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड अब्जॉर्प्शन। वेरी गुड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। तो इधर भी वही होगा, इस लाइट रे का कुछ पार्ट यहां पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो इसको हम नाम दे देते हैं रिफ्लेक्टेड रे 1। लेकिन कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर जाएगा, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ट्रांसमिटेड रे, टी, ट्रांसमिटेड रे। अब क्या होगा जब ये रिफ्रैक्टेड रे नीचे वाले सरफेस पे फॉल डाउन करेगी ना, तो ये एज अ इंसिडेंट रे की तरह एक्ट करेगी। तो यहां पे भैया फिर से वो 3 फिनोमिनन होने लग जाएंगे कि इस लाइट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा क्योंकि अब ये रेयर मीडियम में आ रहा है। पहले प्लीज सब लोग यहां तक चेक करके बता दो यहां तक का डायग्राम समझ में आया या नहीं आया है। यस सर। डन। फिर सिमिलरली जो ये हमारे पास फिर से कि ये लाइट रे मिली है रिफ्लेक्शन की वजह से, ये फिर से जब फर्स्ट सरफेस पे फॉल डाउन करेगी तो फिर से क्या होगा, आपके वही 3 फिनोमेना प्ले होना शुरू हो जाएंगे कि भैया कुछ पार्ट लाइट रे का सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक कर गया, लेकिन कुछ पार्ट आपका दूसरे मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट कर गया, बेंड कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यार आप देखो ऊपर आपके पास 2 रेज मिल गई हैं, ये 2 रेज, ये दोनों की दोनों रेज हमारी सेम पेरेंट सोर्स से आई हैं। तो ये दोनों R1 और R2 क्या बन जाएंगी, कोहेरेंट वेव्स बन जाएंगी। क्या सबको ये बात समझ में आई है। यस सर। सिमिलरली
सिमिलरली भैया फिर से यहाँ पे जब वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन, तो फिर से लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो मेरे पास फिर से दो ट्रांसमिटेड रे आ जाएगी। ऊपर वाली रिफ्लेक्टेड रेज है, नीचे वाली ट्रांसमिटेड रेज है। तो ये दोनों ट्रांसमिटेड रेज भी क्या बनेंगी, ये दोनों ट्रांसमिटेड रेज भी कोहेरेंट वेव्स बनेगी। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास ऐसे मल्टीपल कोहेरेंट वेव्स आ जाती हैं, मल्टीपल कोहेरेंट वेव्स। ये सारी कोहेरेंट वेव्स सुपरपोज करती है, तो हमें इंटरफेरेंस पूरा पैटर्न मिलता है। लेकिन ये व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न है, तो मेरे को सोप बबल की लेयर पे या डिस्क की लेयर पे हमें वो 7 कलर्स विबग्योर पैटर्न की तरह नजर आता है। ये कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस थ्रू दी थिन फिल्म्स का। आप पहले बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चेक करो, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। Yes, यस sir. बढ़िया। Yes, sir. अब मेरे को एक छोटी सी चीज और सोच के बता दो, आपका किस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। छोटी सी चीज, क्या R1 और R2 की लेंथ, दोनों की लेंथ सेम होगी या अलग अलग होगी? The same. तो ध्रुव एक चीज सोचो, R1 उसी वक्त वापस एयर के अंदर बाउंस बैक कर गया। R1 तो उसी वक्त जब मेरी इंसिडेंट रे फर्स्ट टाइम फॉल डाउन हुई सरफेस पे, उसी टाइम बाउंस बैक कर गया। तो R1 तो पूरा का पूरा एयर में ही चल रहा है। लेकिन R2 कब मिला? R2 ने तो पहले ये वाली लेंथ कवर करी, ये वाली लेंथ कवर करी इन दी मीडियम, और उसके बाद फिर जाके बाहर आया है। तो R2 के लिए आप सिर्फ ये वाली लेंथ कंसीडर नहीं करोगे, ऊपर वाली, आप R2 के लिए ये वाली पूरी लेंथ कंसीडर करोगे जो मैं रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो मेरे को बताओ किसकी लेंथ ज्यादा बड़ी हो गई? R2 की। R2 की बड़ी हो गई। तो अगर मैं R1 में और R2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा लेंथ मिलेगी। उस एक्स्ट्रा लेंथ को किससे कंपेयर करना है? भाई भूल गए? आज क्लास की स्टार्टिंग उसी से हुई थी। हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ आती है तो हम उसको किससे इक्वेट करते हैं? ये देखो, एक्स्ट्रा लेंथ जो आती है S2P माइनस S1P, उसको किससे इक्वेट करते हैं? पाथ डिफरेंस। Path difference. पाथ डिफरेंस। और फिर हम पाथ डिफरेंस की कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे या फिर डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो भैया कॉन्सेप्ट को समझो। अब हमारा एक, इसमें एक हमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, हमारे एग्जाम में इसको डेरिवेशन वगैरह कुछ है ही नहीं, हमें सिर्फ मेन फॉर्मूले पे फोकस करना है। तो भैया हमें एक हेल्प मिली स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ ने क्या कहा कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, उनके बीच में हमेशा एक एडिशनल पाथ डिफरेंस होगा λ/2 का। मतलब हमेशा एक एडिशनल फेज डिफरेंस होगा π/2 का। π/2 का मतलब ये हो गया, सॉरी, λ/4 का। तो बस भाई आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? कि जब भी हम इंटरफेरेंस थ्रू दी थिन फिल्म्स की बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस की कंडीशंस वही होगी जो डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन थी नॉर्मल इंटरफेरेंस में। तो आप इधर लिख दो कि डेल्टा फाई कितना था नॉर्मल फ्रिंजेस में, डार्क वाले में केस में 2n-1 पाई। अरे भैया याद आया या नहीं? यस सर। रिपीट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो गए हो। मैं आपको बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जो हमारे पास नॉर्मल फ्रिंजेस पैटर्न में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस थी ना, अब बस उनको एग्जैक्टली इंटरचेंज कर दो। जो उधर डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन थी, वो इधर अब कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन बनेगी। तो उधर डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन क्या थी कि हमारा डेल्टा फाई होना चाहिए 2n-1 पाई के बराबर, और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए था? 2n-1 λ/2 के बराबर। तो ये कंडीशन बनेगी हमारी अब की बार कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस की। और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या बन जाएगी अब की बार? सर पाथ डिफरेंस 2n पाई। बिल्कुल। तो अब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस बन जाएगी कि हमारे पास डेल्टा फाई होना चाहिए 2n पाई के बराबर, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो होना n। चाहिए 2n लैम्डा के बराबर। यहां तक लिख के खत्म कर दो, दैट्स इट। Done, sir. डन सर। डन, वेरी गुड यार।
डन सर। डन। तो चलो बस यार आज के लिए भैया इतना ही है, दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन ये पूरा रिवाइज कर लेना यार, याद रखो